हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब लोग ठीक हैं। आप जो कर रहे हैं आप उसमें अपना 100% दे रहे होंगे। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं बीपीएससी पेपर लीक के ऊपर। यहाँ पर कुछ लोग पकड़े गए, इसके ऊपर बात करेंगे। बिहार पुलिस सब इंस्पेक्टर 2213 के फिजिकल एग्जाम डेट और आरआरबी एनटीपीसी सिविल 2 एग्जाम डेट, लगभग बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिनके एक ही डेट में टकरा रहे हैं। इनको क्या करना चाहिए, इसके ऊपर भी हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। और बिहार एसएससी इंटर लेवल मेरिट लिस्ट के ऊपर भी बात करने वाले कि मेरिट लिस्ट कब तक आ जाएंगे, ये भी हम लोग इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं बिहार दरोगा 2213 के पीईटी के ऊपर। पीईटी जैसे जो लोग भी हैं फिजिकल देने जा रहे हैं, तो यहाँ पर बहुत सारे लोगों की कन्फ्यूजन ये है कि कौन सा चुनना चाहिए। तो मैं तो यही सजेस्ट करूँगा कि आप सबसे पहले खुद का लेवल चेक करो कि आप किस लेवल पर खड़े हो। क्या आप बिहार दरोगा के जो फिजिकल का लेवल है, इस लेवल के बराबर या इस लेवल से थोड़े से नीचे हो या नहीं। अब इस लेवल से ज़्यादा नीचे आप हो तो आप फिजिकल को छोड़ सकते हो। किस्मत के ऊपर आप जाना चाहो तो सोच सकते हो किस्मत में लिखा रहा, तो यहाँ पर किस्मत नहीं चलता। जब आपका रनिंग 8 मिनट में पूरे हो रहे हैं, आप बिहार दरोगा के फिजिकल एग्जाम में 8 मिनट से ये 6 मिनट में कर ही नहीं सकते। फिजिकल में 6 मिनट 30 सेकंड में आप पूरे कर ही नहीं सकते, आपको पता है। तो वहाँ पर आप 8 मिनट अब भी आपके रनिंग में समय लग रहे हैं, आप क्या रनिंग में चमत्कार कर पाओगे, ये खुद आपको सोचना पड़ेगा। हाँ, एनटीपीसी में आपका ये तो ऑप्शन रहेगा ना कि एनटीपीसी यहाँ पर सिर्फ 2 एग्ज़ाम देने जा रहे हो, और यहाँ पर ये भी हो सकता है कि आप इस एग्ज़ाम में परफॉर्मेंस जितना उम्मीद लगा रखे हो उससे ज़्यादा चला जाए। ये भी हो सकता है कि एग्ज़ाम में आपका प्रिपरेशन फिजिकल की वजह से बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुआ हो, क्योंकि फिजिकल में सारे एनर्जी लग जाते हैं, उसके बाद हमारे पास समय नहीं मिल पाता है एनटीपीसी प्रिपरेशन को लेकर। फिर भी आपने बिहार दरोगा के मेंस क्लियर कर रखा, और मेंस क्लियर कर रखा तो जनरल स्टडीज़ का पोर्शन तो बहुत हद तक क्लियर है। मेन मेहनत करने की क्या जरूरत है, मैथ और रीजनिंग रिवीजन करने की जरूरत है, जो आप कर लोगे। इतना समय है आपके पास, 10 दिन समय है, और यदि सारे टॉपिक रिवीजन करना चाह जाए आप तो मुश्किल काम नहीं है। मैथ और रीजनिंग के सारे टॉपिक रिवीजन करके आप एग्जाम हॉल में सिर्फ 2 एग्जाम देने जा सकते हैं। लेवल 5, लेवल 3 एंड लेवल 2 का एग्जाम है तो आप देने जा सकते हो, ये आपके ऊपर चॉइस है। पर यहाँ पर एक चीज़ और आपको कंसिडर कर सकते हैं कि यहाँ पर आपका स्कोर कितने हैं। मेन्स एग्जाम में आपका स्कोर यदि कट ऑफ के बराबर है, एग्जैक्ट यदि फीमेल में भी आ रहे हैं तो आपका कट ऑफ के एकदम एग्जैक्ट बराबर के, जितना कट ऑफ गया ना उतना ही है, तब आप छोड़ दो फिर फिजिकल एग्जाम, सीधे जाओ आप मेंस के लिए, आप एनटीपीसी सिविल 2 एग्जाम के लिए देने जाओ, ये आपका बेस्ट ऑप्शन होगा। हाँ, आपके लेवल, जब फिजिकल के एग्जाम का लेवल एकदम लग रहा है कि हाँ जो आपका फिजिकल में रनिंग में समय 6 मिनट 6.5 मिनट लग रहे हैं, इससे ज़्यादा नहीं लग रहे हैं, यदि 7 मिनट भी लग रहे हैं, 7 मिनट के आसपास लग रहे हैं, आप फिजिकल के दिन किसी तरह से आप मैनेज कर सकते हो, तब जाओ आप फिजिकल देने। नहीं तो आप फिजिकल छोड़ सकते हो, आपके ऊपर है, ये आपका चॉइस है। पर एनटीपीसी आप देने जाते हो, फिजिकल में आपका रनिंग 8 मिनट से इधर नीचे टाइम घट नहीं रहा, 7.5 मिनट से नीचे टाइम घट नहीं रहा, उस स्थिति में आपको जाना चाहिए एनटीपीसी के एग्जाम में। कहाँ कम से कम यहाँ पर इस अनसिक्योर तरीके से, यहाँ पर पूरी तरह से अनसिक्योर रहोगे कि आप दरोगा के एग्ज़ाम देकर भी आ जाओ। यदि आप मान लेते हैं फिजिकल में आप बेस्ट भी कर जाओ, पर आपके स्कोर कट ऑफ के बराबर ही है, तो वहाँ पर पूरी तरह से 80% चांसेस रहेंगे ना भी हो, 20% चांसेस रहेंगे हो भी जाए कट ऑफ के बराबर में, तो कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर ये आपका चॉइस होगा, तो आप खुद से सोच ले, हर चीज़ को देख ले, आपका रनिंग किस तरह का है, अभी आप कितना जंप ले पाते हो, ये सारी चीज़ देखने के बाद आप एनटीपीसी, हाँ इतना समय ना दे तो सोचने में, मुश्किल से 1-2 घंटे सोचो, 1-2 घंटे के बाद क्लियर हो जाओ। उसके बाद यदि एनटीपीसी देने के लिए मन बोल रहा है कि हाँ एनटीपीसी देने जाना चाहिए, तो उस स्थिति में आप एनटीपीसी सिविल 2 एग्जाम देने जाओ, यही बेस्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, ये आपका चॉइस है, आप जो करना चाहो आप कर सकते हो, पर किसी एक को चुनना सही होगा। यहाँ पर दोनों को, जैसे आप पूरी तरह से श्योर हो फिजिकल को लेकर, पूरी तरह से श्योर हो अपने स्कोर को लेकर, देन आप दरोगा के फिजिकल देने जाओ। यदि श्योर नहीं हो तो एनटीपीसी के एग्जाम देने जाओ, ये मैं सीधे तौर पर कहना चाहता हूँ। अब आते हैं यहाँ पर बिहार बीपीएससी के ऊपर, फिर उसके बाद बात कर लेंगे बिहार एसएससी इंटर मेरिट लिस्ट के ऊपर। तो बीपीएससी को लेकर यहाँ पर फिर से पेपर लीक हुए, और यहाँ पर ये न्यूज़पेपर सर को, जो भी न्यूज़पेपर छापते हैं ये लोग, कम से कम जो राजस्व अफसर पकड़े गए थे इनके फोटोग्राफ्स के साथ छापना चाहिए था। ये वे बंदा है जिस ये 67 बीपीएससी के प्री एग्ज़ाम भी दे रहा था,
प्री एग्ज़ाम देते के साथ ही साथ जो पेपर लीक करवाना, पेपर को आंसर्स की बनाना और अपने दोस्तों को मदद करना, पे बिहार में यही तो होते हैं। तो यहाँ पर अपने दोस्तों के साथ मदद करवाना, ये इनका काम था, ये बंदे का काम था। अब ये बंदे ने वही किया और यहाँ पर ये पकड़ा भी गया और यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें इनके साथ पकड़े भी गए। फिर इसके बाद यहाँ पर एक राजस्व अफसर भी पकड़ा गया। तो यहाँ पर देखें, मुख्य सरगना के संपर्क में था राहुल, जो मेन पेपर लीक करवाने वाला में से था। तो इसके संपर्क में था, 80,000 का ट्रांजैक्शन भी किया था। फिर इसके बाद इस पूरे मामले में सामने आया कि राहुल कुमार पूरे प्रकरण का मुख्य सरगना अनंत गौरव उर्फ पिंटू यादव के लगातार संपर्क में रहा है। यह पता चला कि इसके पास परीक्षा से पहले प्रश्न पत्र उत्तर पहुंच चुका था। ईओयू ने, यानी जो टीम है, उस राहुल कुमार को अररिया के भरमाना मोड़ के रानीगंज स्थित आवास पर छापेमारी भी की और इसी दौरान कई दस्तावेज बरामद किए गए। और इस पूरे प्रकरण में पहली बार संजय कुमार का नाम सामने आया और संजय एनआईटी के पास आउट छात्र है। देख रहे हो आप, एनआईटी के पास आउट छात्र है। यहां तक तो रहने दें, यहां पर हिमाचल प्रदेश के कांस्टेबल एग्जाम में पेपर लीक हुए। अब यहां पर भी एक नवादा का गिरफ्तार किया गया। हिमाचल प्रदेश के पुलिस कांस्टेबल परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक मामले में शुक्रवार को हिमाचल प्रदेश के पुलिस स्थानीय पुलिस संयुक्त कार्रवाई के साथ थाना में क्षेत्र बरनामा गांव के एक युवक को गिरफ्तार किया गया। पुलिस के सूत्रों को बताई गई कि मई महीने में पहले सप्ताह हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम हुए थे। परीक्षा के पहले प्रश्न पत्र लीक हो गया और इस मामले में तो क्या कहा जाए, रहने देते हैं इसको। तो यहाँ पर इस तरह की चीज़ें चल रही हैं। यहाँ पर ज़रूरत जो है ना, एग्ज़ाम सेंटर को, जो भी है बीपीएससी में स्पेशली बात करें तो एग्ज़ाम सेंटर ही, बिहार में ज़्यादातर एग्ज़ाम सेंटर को ही मैनेज किया जाता है। अब एग्ज़ाम सेंटर के पास कम से कम, अब जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन होते हैं इनके पास क्वेश्चन पेपर पहुंचता है, फिर इसके बाद ये डिस्ट्रीब्यूट करते हैं सारे एग्ज़ाम सेंटर के पास। तो एग्ज़ाम सेंटर के ही पास ही मैनेज हो जाते हैं पेपर को। अब यहाँ पर ज़रूरत है कि यहाँ पर पेपर को और सिक्योर करके सेंटर पर भेजा जाए। बीपीएससी के साथ ये दिक्कत है कि पीपीएससी जो भी पेपर आते हैं सब पेपर पहले से ही अपने रूम में ही ये लोग अपने एग्ज़ाम सेंटर के जो हेड ऑफिस या जहाँ पर भी पेपर पहुँचे वहाँ पर ही ओपन करके, सिर्फ एग्ज़ाम हॉल में जो आते हैं ओपन पेपर आते हैं, ओपन ओएमआर शीट आते हैं। तो ये चीज़ करने की ज़रूरत है कि सिक्योर करने की ज़रूरत है। बिहार दरोगा में आप देखा होगा कि वहाँ पर पूरी की पूरी सील पैक होते हैं। आप एग्ज़ाम हॉल के जैसे एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहे हैं उसी समय आप ओपन कर सकते हैं। ऐसी कोई फैसिलिटी लानी होगी, तब जाकर पेपर लीक कंट्रोल होंगे बीपीएससी से। नहीं तो ऐसा कंट्रोल होने के चांसेस बहुत कम है, क्योंकि इस तरह के करप्ट लोग हर जगह भरे पड़े हैं। आज मान लेते हैं कि ये थोड़ा सा लाइट में आ गए, बहुत सारे ऐसे मामले हैं जो लाइट में नहीं आ पाते, जो अंदर ही अंदर सेटिंग हुए, अंदर ही अंदर सब कुछ हो गए और किसी को पता भी नहीं चला। वो बंदा उसी पद के ऊपर, जिस पद के ऊपर जाना चाहता था, वो बंदा चला गया। तो यही गुरु है, इन्होंने क्या कहा जाए, रहने देते हैं। अब बात करते हैं बिहार एसएससी इंटर लेवल के पेपर के ऊपर। बिहार एसएससी इंटर लेवल के रिजल्ट कब तक आएंगे, मेरिट लिस्ट कब तक आएंगे, इसके ऊपर तो बहुत सारे लोगों के बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है। यदि सच बताऊं तो जो समान प्रशासन विभाग का यदि लेटर नहीं आया होता तो ये रिजल्ट कब का आ गए होते, यानी 20-21 के आसपास रिजल्ट 100% आ गए होते। बस यहाँ पर मामला फंसा, सीएमओ ने अचानक यहाँ पर एक्टिव हुआ। सीएमओ, बहुत सारे कैंडिडेट जो हैं सीएमओ तक गए, वहाँ पर बहुत सारे नेताओं से अप्रोच किया। उसके बाद सीएमओ ऑफिस में इसके लेकर, एनसीएल को लेकर, क्योंकि एनसीएल को लेकर जितने भी कैंडिडेट थे जो स्टार्टिंग में ही जब मेरिट लिस्ट बनना स्टार्ट हुआ उसी समय बाहर कर दिए गए थे, जिसको लेकर ओपन तौर पर बात करना अलाउड नहीं था, जिसकी वजह से हम लोगों ने नहीं बात किया था। तो सीएमओ ने यहाँ पर एक्टिव हुआ और एक्टिव होने के बाद यहाँ पर मेरिट समान प्रशासन विभाग ने एक निर्देश दिया कि यहाँ पर वन टाइम मेजर किए जाते हैं जो लोग न्यू एनसीएल सबमिट किया। अब ये न्यू एनसीएल की वजह से यहाँ पर बहुत सारे कैंडिडेट को, लगभग 3500 कैंडिडेट है, अब ये बाहर नहीं होने चाहिए, क्योंकि इन्होंने कम से कम भी समय दिया है ना, 7 साल समय दे रखा। अब इनका 7.5 साल समय बहुत मायने रखती है। अब इन्होंने फाइनल मेरिट लिस्ट तक, हाँ मेरिट बने या ना बने इनके किस्मत पर छोड़ देना चाहिए, पर यहाँ पर जो हक है कि एनसीएल को लेकर तो देना चाहिए। तो यहाँ पर समान प्रशासन विभाग ने एक तरह से सही किया और यहाँ पर एनसीएल को लेकर अलाउ कर दिया, जिसकी वजह से मेरिट लिस्ट पूरी तरह से डन है, 100% डन है। बस यहाँ पर अब थोड़े से बदलाव होने जा रहे हैं। जो बीसी कैटेगरी और ईबीसी
ईबीसी कैटेगरी। अब इसमें जो भी नए कैंडिडेट आए, जो लगभग 3300 या 3500 कैंडिडेट हैं, 3300 या 3500 जो भी कैंडिडेट हैं, तो ये कैंडिडेट के बस मेरिट लिस्ट में शामिल करना बाकी है। अब इनका जो एनसीएल बनाकर भेजेंगे, ये एनसीएल खुद इनका चेक किया जाएगा, एक बार एनसीएल को वेरीफाई किया जाएगा, जिसमें 1 से 2 दिन समय लगेंगे। 2 दिन में 3500 कैंडिडेट का एनसीएल चेक किया जाएगा। देन आपको यहाँ पर इन एनसीएल चेक करने के बाद इनकी मेरिट लिस्ट के बाद सीट अलॉटमेंट का काम होगा। ये जो 3300-3500 कैंडिडेट का सीट अलॉटमेंट का काम किया जाएगा, उसके बाद आपका मेरिट लिस्ट आएंगे। यहाँ पर बहुत सारे लोगों को जो कहना था बीसी कैटेगरी और एमबीसी की कैटेगरी कट ऑफ खोलेगा, तो यहाँ पर जो भी आप यूट्यूब के ऊपर देख रहे हैं पूरी तरह से 100% फेक है। यूट्यूब के ऊपर जो भी देख रहे हैं बीसी कैटेगरी या एमबीसी कैटेगरी का, क्योंकि जितने भी पहले सेलेक्ट हुए हैं बीसी और एमबीसी कैटेगरी में, जितने लोग ने अपने पुराना एनसीएल दे रखा था, सब कुछ डॉक्यूमेंट ओबीसी ईबीसी एमबीसी का सारे डॉक्यूमेंट सही थे, वो सब लोग शामिल हो गए थे। तो वहाँ पर कोई कट ऑफ की बात नहीं आ रही थी। जितने भी ये 3500 कैंडिडेट बाहर हो रहे थे, उस स्थिति में अब इनको शामिल करना है। इसके बाद जो मेरिट लिस्ट बनाया जाएगा ना, तो यहाँ पर ये हो सकता है यदि सीट थोड़े से घट जाते हैं तो उस स्थिति में कट ऑफ बनाए जाएंगे। यदि 10 कैंडिडेट बाहर हो रहे हैं तो उस स्थिति में यहाँ पर कट ऑफ देखा जाएगा, कट ऑफ कितने स्कोर वाले को उठाया जाए, जिससे जो टोटल पोस्ट है उस पोस्ट के बराबर ही सिलेक्शन हो पाएगी। तो यहाँ पर ये चीज़ देखा जाएगा। लास्ट में डेट ऑफ बर्थ भी देखे जाएंगे, डेट ऑफ बर्थ के थ्रू भी चेक किया जाएगा। डेट ऑफ बर्थ जिसका ज़्यादा होगा, यहाँ पर मेरिट लिस्ट बनने में चांसेस उनका ज़्यादा होगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होंगे जिनका एक ही जैसा स्कोर होगा। तो कुछ कैंडिडेट यहाँ पर बाहर होंगे, ज़्यादा कैंडिडेट बाहर नहीं होंगे, सारे के सारे ऑलमोस्ट जितने भी कैंडिडेट सबके मेरिट बन जाएंगे। बस कुछ कैंडिडेट हो सकते हैं अपने कैटेगरी की वजह से, कैटेगरी में जैसे बहुत सारे कैंडिडेट जनरल में रिजल्ट ले रखा है, ठीक है, फिर उसके बाद अपने कैटेगरी में जब बात आती है वहाँ पर लिमिटेड सीट है। अब ये कैंडिडेट जो हैं, जो जनरल के कट ऑफ भी क्लियर नहीं किया, यानी जो न्यू एनसीएल वाले जितने भी कैंडिडेट हैं, न्यू एनसीएल वाले जो 3500 कैंडिडेट हैं, न्यू एनसीएल वाले 3500 जो कैंडिडेट हैं, अब ये तो जनरल के कट ऑफ भी नहीं क्लियर करें, जनरल के कट ऑफ भी नहीं किया है, क्योंकि यहाँ पर इनके जो रिजल्ट दिए जाएंगे अपने कैटेगरी में रिजल्ट दिया जाएगा। अब ये अपने कैटेगरी में आएंगे तो यहाँ पर ये देखा जाएगा कि 3500 सीट वैकेंट है या नहीं, 3500 सीट वैकेंट है या नहीं, और इसकी जानकारी नहीं है कि कितने सीट अभी तक वैकेंट है एनसीएल पूरे मेरिट लिस्ट बनाने के बाद। तो ये थोड़ा सा अब भी पूरी तरह से कंफर्म नहीं है। अब रही बात मेरिट लिस्ट को लेकर, तो मेरिट लिस्ट आपको इंतजार ज़्यादा नहीं करना पड़ेगा। जून लास्ट होते होते मेरिट लिस्ट आ जाएंगे, इससे ज़्यादा समय नहीं लगेगा। जो लोग कह रहे हैं कि आपको जुलाई लास्ट चला जाएगा, अगस्त चला जाएगा, बेफिक्र रहे, उतना समय नहीं लगेगा। यदि सामान्य प्रशासन विभाग लेटर नहीं जारी किया होता, 1-2 दिन के बाद लेटर जारी करता, इसके बाद इनके मेरिट लिस्ट के ऊपर काम किए जाते, तो शायद आपको यहाँ पर जितने भी कैंडिडेट को मेरिट लिस्ट बने हैं उन सभी कैंडिडेट के मेरिट लिस्ट ऑफिशियल तौर पर आ जाते। अब जो मेरिट लिस्ट आएंगे जून के लास्ट वीक में ही आएंगे, जून लास्ट वीक में ही आ जाएंगे, इससे ज़्यादा डिले नहीं जाएगा, क्योंकि 20 जून तक यहाँ पर समय दिया गया। 20 जून के बाद इनके पास कम से कम 1 वीक में पूरा काम कंप्लीट कर लिए जाएंगे। और यहाँ पर टारगेट अब बिहार एसएससी के लगातार आप काम पर देखो, जो वो एग्जाम लंबे समय से खींचने की आदत थी, ये खींचने की आदत थोड़ा सा कंट्रोल हुआ है। अब खनन एग्जाम के आप देखो तो जल्द ही एग्जाम ले लिए गए, लगभग 3 शिफ्ट में एग्जाम हुए थे, तीनों शिफ्ट का पेपर चेक कर लिया गया। इसके बाद इनके काउंसलिंग लिस्ट भी ला दिए गए, और यहाँ पर काउंसलिंग को लेकर नोटिस भी आ गया, और इनका काउंसलिंग भी स्टार्ट होने वाले हैं कुछ ही दिनों में। तो यहाँ पर देख रहे हो कि सब कुछ तेजी से किया जा रहा है, और यहाँ पर डिले उतना नहीं जाएगा जितना लोग बता रहे हैं। तो यहाँ पर बस मेरिट लिस्ट कितने कैंडिडेट को बनाना है, 3500 जो कैंडिडेट हैं जिनका 3300 कुछ कैंडिडेट का एग्जैक्ट 3386 या कुछ कैंडिडेट है, 3300 कुछ कैंडिडेट की जो लिस्ट है ना आया हुआ है, बस इनका मेरिट लिस्ट सीट अलॉटमेंट का काम बचा हुआ है। अब ये सीट अलॉटमेंट का काम 1 वीक में कंप्लीट हो जाएगा, तो जून के लास्ट वीक तक आपका फाइनल मेरिट लिस्ट भी आ जाएंगे, इससे ज़्यादा डिले नहीं होगा। हाँ, यदि डिले होता है तो उसी समय आपको बता दिए जाएंगे। अभी के लिए तो बस इतना ही है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, और इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।